हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ सॉलिड स्टेट ट्वेल्थ केमिस्ट्री का एक चैप्टर सॉलिड स्टेट। सॉलिड इज द स्टेट ऑफ मैटर हैविंग डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। द इंटर पार्टिकल डिस्टेंस इज सो लोवेस्ट एंड बट इंटर पार्टिकल अट्रैक्टिव फोर्स इज स्ट्रॉन्गेस्ट। स्टेट मैटर की वो स्टेट जिसमें पार्टिकल्स के बीच में इंटर पार्टिकल अट्रैक्टिव फोर्स जो होगा, इंटर पार्टिकल मीन्स एटम्स में, मॉलिक्यूल्स में, आयंस के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। उनके बीच में जो गैप होता है वो गैप काफ़ी कम होगा, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस काफ़ी शॉर्ट होगी। और थर्ड पॉइंट, उनका जो वॉल्यूम और शेप है वो क्या होते हैं, डेफिनेट होते हैं। से डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, इंटर पार्टिकल अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रॉन्ग और इंटर पार्टिकल डिस्टेंस काफ़ी शॉर्ट होती है। इनिशियली इस सॉलिड स्टेट का फर्स्ट हेडिंग हम डिस्कस करें यहाँ पे अभी, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। वेरियस डिफरेंट बेसिस पे सॉलिड को क्लासिफाइड किया गया है और ये जनरली सॉलिड को मेनली दो टाइप से क्लासिफाइड किया गया है, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड को जनरली कुछ पॉइंट्स के बिहार पे अपन डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। वो पॉइंट्स क्या क्या हैं, तो जनरली एक डिफरेंस की फॉर्म में अपन इनको डिस्कस कर रहे हैं। पहला, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड वो सॉलिड होंगे जिनमें डेफिनेट ज्योमेट्री होती है, पार्टिकल्स का एक रेगुलर अरेंजमेंट और लॉन्ग ऑर्डर अरेंजमेंट पार्टिकल्स का मिलेगा। रेगुलर अरेंजमेंट और लॉन्ग ऑर्डर अरेंजमेंट पार्टिकल्स का होगा और उसकी ज्योमेट्री क्या होती है, डेफिनेट होती है, फिक्स ज्योमेट्री होती है। ये तीनों पॉइंट हम कैसे समझें, जैसे ज्योमेट्री का मीनिंग क्या होता है। जैसे जनरली अपन वीएससी पीआर थ्योरी के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं कि पार्टिकल्स की, वीएससी पीआर थ्योरी के अकॉर्डिंग अपन देखते हैं कि पार्टिकल्स जो अरेंज होते हैं तो एक पर्टिकुलर स्टीरियो पर्टिकुलर ज्योमेट्री बनाते हैं। जैसे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, जैसे आपने डायमंड को पढ़ा है जिसमें कार्बन कार्बन एटम एक दूसरे से बॉन्डेड होते हैं, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बना रहे हैं। ग्रेफाइट में पढ़ा है जिसमें कार्बन कार्बन एटम एक दूसरे से बॉन्डेड होते हुए लेयर स्ट्रक्चर बना रहे हैं। सेम ऐसे ही जो ज्योमेट्री, तो पार्टिकल्स के अरेंजमेंट से जो ज्योमेट्री बनती है, पार्टिकल्स के अरेंजमेंट से, वो होता है यहाँ पे एक डेफिनेट शेप या डेफिनेट अरेंजमेंट का मीनिंग हो जाएगा वो। नेक्स्ट पॉइंट इसमें हमारे पास आ रहा है लॉन्ग ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स और रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। इस लॉन्ग ऑर्डर अरेंजमेंट और रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स को हम कैसे समझे, एक फिगर के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा यहाँ पे। सपोज एक पार्टिकल्स हैं, एक सॉलिड है, उस सॉलिड्स में दो पार्टिकल्स हैं ए और बी से, वो दोनों सॉलिड मिलके बने हैं। तो फर्स्ट केस में आप देख रहे हैं यहाँ पे कि इस पहले केस में जो एक क्रिस्टलाइन सॉलिड को शो कर रहा है जिसमें ए और बी एक रेगुलर पैटर्न पे अल्टरनेटिव फॉर्म में आप लेफ्ट टू राइट मूवमेंट करें या अप टू डाउन मूवमेंट करें, जो पार्टिकल ए एंड बी हैं वो एक रेगुलर पैटर्न पे अरेंज्ड हैं, अल्टरनेटिव ऑर्डर पे अरेंज्ड हैं। तो ये कंडीशन क्या कहलाती है, रेगुलर अरेंजमेंट कहलाती है। एक डेफिनेट पैटर्न बना है इसमें पार्टिकल्स के अरेंज होने का, एक रेगुलर पैटर्न बना पार्टिकल्स का अरेंज होने का। अपन इसमें हॉरिजॉन्टली मूव करें या वर्टिकली मूव करें तो पार्टिकल्स हमें अल्टरनेटिव फॉर्म में शो हो रहे हैं, ये रेगुलर अरेंजमेंट होगा। दूसरा पॉइंट इसमें हमने वर्ड यूज किया लॉन्ग ऑर्डर अरेंजमेंट। तो टॉप टू बॉटम पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है वो एक डेफिनेट पैटर्न को फॉलो करते हुए, ए और बी का जो अरेंजमेंट है एक रेगुलर पैटर्न को फॉलो करते हुए पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, अरेंज हो रहे हैं। इसके ऑपोजिट एमोर्फस सॉलिड में हम देख रहे हैं कि जो पार्टिकल ए एंड बी हैं, वो पार्टिकल ए और बी, इनमें कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, ये रेंडमली एक के बाद एक क्या है, अरेंज होते जा रहे हैं। तो इसमें कोई भी रेगुलरिटी नहीं है, मतलब ये एक इरेगुलर पैटर्न होगा। जबकि क्रिस्टलाइन में कहता है एक रेगुलर पैटर्न था, एक डेफिनेट पैटर्न बना था अल्टरनेटिव के अकॉर्डिंग। जबकि एमोर्फस में क्या बन रहा है, एक इरेगुलर अरेंजमेंट होता है, कोई पैटर्न इसमें नहीं बना है। चाहे अपन लेफ्ट टू राइट मूवमेंट करें, वर्टिकली मूवमेंट करें या हॉरिजॉन्टली मूवमेंट करें, इसमें कोई अरेंजमेंट, कोई एक रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है। दूसरा पॉइंट इसमें उसके अपोजिट बात करें, शॉर्ट ऑर्डर है। हमें लग रहा है कि कुछ पार्टिकल, जैसे एक पैटर्न हमें लग रहा है कि ए टू बी, ए के बाद बी आया, उसके बाद लग रहा है दो बी आ रहे हैं, उसके बाद दो ए आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे कोई भी एक पैटर्न नहीं बन पा रहा है। इस कंडीशन में कोई पैटर्न नहीं बन पाया, तो ये कंडीशन क्या होती है, इरेगुलर अरेंजमेंट या शॉर्ट ऑर्डर अरेंजमेंट पार्टिकल्स का होगा ये तीन पॉइंट्स हो गए इसमें क्रिस्टलाइन और एमोर्फस सॉलिड में। पहला हो गया डेफिनेट ज्योमेट्री, सेकंड हो गया रेगुलर अरेंजमेंट और थर्ड हो गया लॉन्ग ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। सेकंड थर्ड पॉइंट फोर्थ पॉइंट पे अपन आते हैं। फोर्थ जो डिफरेंस होता है वो फोर्थ डिफरेंस होगा किस बिहाफ पे, मेल्टिंग पॉइंट के बिहाफ पे।
क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, डेफिनेट या शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट डेफिनेट होता है और एमोरफस का इनडेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट होता है। ये डेफिनेट और इनडेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट का मीनिंग क्या है? डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट मीन्स जब किसी सॉलिड को, क्रिस्टलाइन सॉलिड को जब अपन हीटिंग करना शुरू करते हैं तो हीटिंग करने के साथ क्या होता है, हीटिंग करने से उसमें क्या होगा, हीटिंग करने से एक प्रोसेस शुरू होगा, मतलब सॉलिड है वो मेल्ट होना शुरू होगा तो मेल्टिंग शुरू हो जाएगा। लेकिन मेल्टिंग के साथ साथ उसका जो टेम्परेचर है वो वेरी नहीं करेगा, टेम्परेचर उसका उतना ही रहता है जितना हम उसको कंटिन्यू। तो जो टेम्परेचर अपन दे रहे हैं वो टेम्परेचर कहाँ काम आ रहा है, वो टेम्परेचर स्टेट कन्वर्जन के काम आ रहा है। मतलब अपन रेगुलरली उस सॉलिड को हीटिंग किए जा रहे हैं, रेगुलरली उसको हीटिंग किया जा रहे हैं, बट टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा। मीनिंग टेम्परेचर हीटिंग के साथ साथ उसमें केवल एक प्रोसेस हो रहा है, मेल्टिंग प्रोसेस हो रहा है, लेकिन टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा। जैसे एक कॉमन एग्जाम्पल अपन इसमें आइस का ले सकते हैं। एक कॉमन आइस जो है कॉमन क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक एग्जाम्पल है। तो हमें पता है कि आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री है। तो जब अपन आइस को मेल्ट करना शुरू करते हैं तो आइस को जब मेल्ट करना शुरू करेंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस पे आके आइस का टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है। ये 0 डिग्री सेल्सियस कब तक मेंशन होगा, जब तक पूरा आइस वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा तब तक उसका टेम्परेचर क्या होता है, 0 डिग्री ही मेंशन रहता है। आफ्टर दैट उसका जब पूरा आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसका टेम्परेचर क्या होता है, राइज होना शुरू होता है। ये डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट का मीनिंग होता है। जबकि एमोर्फस सॉलिड की कंडीशन में क्या होता है कि जब अपन किसी पर्टिकुलर सॉलिड को हीटिंग करना शुरू करते हैं तो उसमें दो प्रोसीजर साथ साथ होते हैं, मेल्टिंग भी स्टार्ट हो जाता है और साथ में टेम्परेचर में इंक्रीमेंट भी शो होता है। जबकि क्रिस्टलाइन के केस में क्या हुआ था, केवल मेल्टिंग हो रहा था, टेम्परेचर में इंक्रीमेंट शो नहीं हो रहा था। जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज भी हो रहा है और मेल्टिंग भी चल रहा है। तो ये इनडेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट का मीनिंग होता है। जनरली प्लास्टिक या ग्लास अपन इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। सेकेंड है क्लीवेज प्रॉपर्टी शो करना। क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो क्लीवेज प्रॉपर्टी शो करते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्लीवेज प्रॉपर्टी शो करते हैं और एमोर्फस सॉलिड क्लीवेज प्रॉपर्टी शो नहीं करते। क्लीवेज प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या है यहाँ पे, जब अपन किसी पर्टिकुलर सॉलिड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक पर्टिकुलर सॉलिड है, जब इसको कट किया जाएगा तो कट करने पे ये दो नए पार्ट्स बनाएगा। इस तरह से इसके दो नए पार्ट बन गए। इसको कट करने पे इसके जो दो नए पार्ट बने उसमें ये दो नई फेसेस क्रिएट हो जाती हैं। ये दो नई फेसेस जो बनेंगी वो लेंथ ब्रेड्थ और हाइट के कंपेरेटिवली तो क्या है, अलग अलग हो सकती हैं। लेंथ ब्रेड्थ और हाइट के अकॉर्डिंग तो ये डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन ये जो दो नई फेसेस बनी हैं इन दोनों नई फेसेस पे जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है, इन दोनों नई फेसेज पे जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है वो क्या मिलेगा हमें, सिमिलर में। मतलब जो अरेंजमेंट जो ऑर्डर इन दोनों फेसेज पे है, इस फेस पे वही फेस इस पे का, मीनिंग दोनों जो फेसेज बनेंगे दोनों की दोनों फेसेज क्या बनती हैं, स्मूथ फेसेज बनती हैं। ये है क्लीवेज प्रॉपर्टी। मतलब कट करने पे किसी सॉलिड के दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होना, फेसेज के अकॉर्डिंग दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होना क्लीवेज प्रॉपर्टी है। जबकि एमोर्फस सॉलिड में क्या होगा, जब किसी एमोर्फस सॉलिड को हम कट करते हैं तो वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होता, मीनिंग दो रफ फेसेस बनती हैं। उन दोनों फेसेस पे क्या होता है, पार्टिकल्स का अरेंजमेंट क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। ये है क्लीवेज प्रॉपर्टी। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है, क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं वो नेचर के ट्रू सॉलिड होते हैं। नेचर के ट्रू सॉलिड हैं, ट्रू का मतलब जो एक्चुअल सॉलिड हैं, जो एक्चुअल सॉलिड मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए जो क्राइटेरिया बनाया गया, जो फीचर्स डिसाइड किए गए हैं, उन फीचर्स को मैक्सिमम फुलफिल कौन करते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड ही करते हैं। जो भी उसके लिए क्राइटेरिया डिसाइड किया गया, जैसे इंटर पार्टिकल अट्रैक्टिव फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। इंटर पार्टिकल डिस्टेंस क्या होती है, लोवेस्ट होती है। इंटर पार्टिकल डिस्टेंस लोवेस्ट होती है, इंटर पार्टिकल अट्रैक्टिव फोर्स मैक्सिमम होता है। ये कंडीशन मैक्सिमम फुल किसके थ्रू की जा रही है, क्रिस्टलाइन सॉलिड के थ्रू ही की जाती हैं। जबकि ये क्या है, एमोर्फस सॉलिड क्या होते हैं, ये सूडो सॉलिड होते हैं। सूडो वर्ड का सिंपल हिंदी मीनिंग अपन ले सकते हैं आभासी, जो सॉलिड होने का आभास कराते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये सॉलिड नहीं होते हैं। सॉलिड की तरह दिखते हैं लेकिन बाय नेचर ये क्या है, लिक्विड है। सॉलिड की तरह दिखेंगे, बाय नेचर क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं। सुपर कूल्ड लिक्विड इनको बोला जाता है। सुपर कूल्ड लिक्विड मीनिंग बाय नेचर लिक्विड थे, लेकिन इनको इतना, इनका टेम्परेचर इतना डिक्रीज कर दिया, टेम्परेचर इतना कम कर दिया, ये सॉलिड की तरह हो गए। एक सिंपल एग्जाम्पल इसमें अपन ले सकते हैं ग्लास का। आपको ध्यान होगा जनरली एक लिक्विड की एक प्रॉपर्टी होती है, लिक्विड की एक प्रॉपर्टी होती है विस्कोसिटी। लिक्विड की एक प्रॉपर्टी होती है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का मीनिंग क्या होता है, एक लेमिनर फ्लो होता है, लिक्विड है वो लेयर्स की फॉर्म में फ्लो करता है और एक लेयर दूसरी लेयर के फ्लो को रेजिस्ट करेगी। उसको हमने विस्कोसिटी पढ़ा था लिक्विड की। तो विस्कोसिटी एक टेंडेंसी है किसकी, एक प्रॉपर्टी है जो लिक्विड के थ्रू शो की जाती है।
और हमने एक जनरली क्वेश्चन पढ़ा जाता है कि ऐसा कौन सा लिक्विड है जिसकी विस्कोसिटी सबसे हाई होती है, जो हाईली विस्कोसिटी सब्सटेंस है, तो उसमें अपन डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल देते हैं। लेकिन मैक्सिमम विस्कोसिटी वाला सब्सटेंस जब हमारे पास आता है तो हमारे पास एग्जांपल किसका आता है, ग्लास का आता है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ग्लास यहाँ पे क्या हुआ, ग्लास यहाँ पे क्या हुआ, ग्लास यहाँ पे एक लिक्विड है, लेकिन आपने ग्लास को देखा है, ग्लास किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ग्लास यहाँ पे बिहेव कर रहा होता है किसकी तरह, सॉलिड की तरह दिख रहा होता है, सॉलिड की तरह, लेकिन फिर भी उसमें लेमिनर फ्लो कंटिन्यूसली क्या होता है, रेगुलरली वो शो कर रहा होता है लेमिनर फ्लो। इसलिए जब लॉन्ग टाइम तक एक कांच को हम देखते हैं जो खिड़कियों में लगा होता है, तो वो नीचे से क्या होता है, मोटा हो जाता है, और ऊपर से वो क्या रहता है, पतला ही रहता है, थिकनेस उसकी बढ़ जाती है नीचे से। इसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये है, ग्लास का रीज़न ये है क्योंकि वो लिक्विड की तरह बिहेव कर रहा होता है। प्लास्टिक भी यही कह सकते हैं आप। तो प्लास्टिक और ग्लास जनरली हम डेली लाइफ में देखते रहते हैं, जो दिख रहे हैं सॉलिड की तरह, लेकिन बाय नेचर वो क्या होते हैं, लिक्विड ही होते हैं। और लास्ट पॉइंट इसमें जो वेरिएशन के अकॉर्डिंग अपन डिस्कस करते हैं वो होते हैं सो अनआइसोट्रोपी और सो आइसोट्रोपी। अनआइसोट्रोपी और आइसोट्रोपी को भी अपन डिफाइन कर सकते हैं। आइसोट्रोपी का मीनिंग क्या है और अनआइसोट्रोपी का मीनिंग क्या है। तो आइसोट्रोपी और अनआइसोट्रोपी को हम डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे, किसी पर्टिकुलर सॉलिड की डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज को मेजर्ड किया जाए, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज को मेजर किया जाए किसके भी यहाँ पे, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस के रेस्पेक्ट में, जब अपन उसकी कंडक्टिविटी, उसकी डेंसिटी या रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जब अपन कैलकुलेट करते हैं, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, डेंसिटी मेजर करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस के रेस्पेक्ट में, तो उसकी जो कमिंग वैल्यूज होती हैं, उसकी जो मेजरमेंट आता है, वो मेजरमेंट क्या होता है, डिफरेंट डायरेक्शंस के रेस्पेक्ट में डिफरेंट आता है। तो आने वाले इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की मेजरमेंट जब डिफरेंट आ रही है, वो हो जाता है अनआइसोट्रोपी। और जब इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का वैल्यूज़ डिफरेंट डायरेक्शंस के रेस्पेक्ट में क्या होता है, सेम आता है, वो क्या होता है, आइसोट्रोपी। तो जनरली इसको अपन डिफाइन कर सकते हैं। डिफाइन कैसे करेंगे इसको जनरली अपन, anisotropy means the physical properties different values when they measured along with the different directions in the same crystal due to different arrangement of the particles in different isotropy। तो anisotropy किसके थ्रू शो किया जा रहा है, क्रिस्टलाइन सॉलिड के थ्रू, मतलब मेजरमेंट ऑफ द डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज along with the different direction is different, और मेजरमेंट ऑफ द डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज along with the different direction is same is known as anisotropy and isotropy। ठीक है, ये 7 पॉइंट जो हमने डिस्कस किए, इन सातों पॉइंट के अकॉर्डिंग जनरली इनमें हो सकता है कि डिफरेंसेस के क्वेश्चन ना बने, लेकिन जनरली अपन इसको डिफरेंस में, लेकिन इन पे एक वन वर्ड में क्वेश्चन बनता है। वन वर्ड में क्वेश्चन क्या बनता है, वाई करके क्वेश्चन बनता है। वाई क्रिस्टलाइन सॉलिड हैविंग डेफिनेट या शार्प मेल्टिंग पॉइंट, वाई क्रिस्टलाइन सॉलिड सो क्लीवेज प्रॉपर्टी, वाई क्रिस्टलाइन सॉलिड सो अनआइसोट्रोपी। ऐसे जो क्वेश्चन बनने वाली है, जो 7 हमने इनके जो डिफरेंसेस पढ़े, इन 7 डिफरेंसेस में किसी भी एक डिफरेंस का रीजन जब पूछा जाता है, उन सब का रीजन हम एक ही देते हैं, और वो रीजन क्या दिया जाता है, ड्यू टू रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। पार्टिकल्स, एटम, मॉलिक्यूल, जो आयंस उसके अंदर अवेलेबल होते हैं, वो एक रेगुलर पैटर्न पे होते हैं। इसी वजह से वो क्या शो करता है, आइसोट्रोपी, अनआइसोट्रोपी, आइसोट्रोपी, शार्प मेल्टिंग पॉइंट या क्लीवेज प्रॉपर्टी वो शो करता है। ये आइसोट्रोपी अनआइसोट्रोपी को एक सिंपल एग्जांपल से आप समझ सकते हो। ये जनरली यहाँ पे आप देख रहे हो अनआइसोट्रोपी में क्या हो रहा है, ये एक सपोज लाइट रे पास कर रहे हैं हम किसके रेस्पेक्ट में, 2 डायरेक्शंस के रेस्पेक्ट में। तो पहली डायरेक्शन के रेस्पेक्ट में हम देख रहे हैं कि ये पार्टिकल ए टू बी इस तरीके से इसका कंटिन्यूस रिफ्लेक्शन हुआ, तो इसमें साइन आई अपॉन साइन आर म्यू की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी। लेकिन जब वो दूसरी डायरेक्शन के रेस्पेक्ट में लाइट रे पास करेगी, तो वो कंटिन्यूसली आप देख रहे हो एक ही पार्टी ए के पार्टिकल्स के कॉन्टेक्ट में जा रही है, तो इसमें रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा नहीं, साइन आई अपॉन साइन आई की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 0 बन जाएगी। तो ये हो गया डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं। जबकि इस केस में क्या देख रहे हो आप लोग कि जब वो इस डायरेक्शन के रेस्पेक्ट में जा रहा है तो भी म्यू की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, और इस केस में भी जब ये आएगा तो वो क्या होगा, म्यू की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। ये आइसोट्रोपी जो शो की जा रही है किसके थ्रू, एमोर्फस सॉलिड के थ्रू, और ये अनआइसोट्रोपी जो शो की जा रही है क्रिस्टलाइन सॉलिड के थ्रू। ये 7 पॉइंट है। ठीक है, इसमें मेन हेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन रहा है वो उन 7 डिफरेंसेस पे वाई करके जो क्वेश्चन बन रहा है वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो इसका जनरली आंसर आप एक वर्ड में देंगे, ड्यू टू डेफिनेट रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। आफ्टर दैट डिटेल से डिस्कशन हमारे पास किसका, क्रिस्टलाइन सॉलिड का ही है। और क्रिस्टलाइन सॉलिड को इंटर पार्टिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स के अकॉर्डिंग, इंटर पार्टिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स के अकॉर्डिंग जनरली 4 टाइप से कैटेगराइज किया गया है। और वो 4 टाइप में पहली टाइप हमारे पास आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड वो सॉलिड होंगे जो
ऑपोजिट चार्ज्ड पार्टिकल्स मीन्स केटाइन और एनाइन से मिलके बने होते हैं। केटाइन और एनाइन मीन्स दे एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन से मिलके बने होंगे। जो ऑपोजिट चार्ज पार्टिकल्स हैं केटाइन और एनाइंस, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिसको अपन आयनिक बॉन्ड भी बोलते हैं, उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के थ्रू वो क्या रहते हैं, बॉन्डेड रहते हैं। ये जो आयनिक कंपाउंड हैं जो अपोजिट चार्ज पार्टिकल से बने हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बॉन्डेड रहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन की एक्सचेंजिंग से बने, ये जनरली क्या होते हैं, हार्ड होते हैं और सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट होंगे। ये ब्रिटल नेचर के होते हैं। ब्रिटल नेचर को अपन कैसे एक्सप्लेन करते हैं, जनरली आयनिक सॉलिड में आयनिक सॉलिड का जो एक अरेंजमेंट होता है वो इस टाइप से होता है, प्लस माइनस देन माइनस प्लस माइनस प्लस, ये पार्टिकल है। तो इसमें अपोजिट चार्ज पार्टिकल एक दूसरे से डिस्टेंस में, लेकिन जैसे ही इस आयनिक कंपाउंड के ऊपर अपन फोर्स अप्लाई करेंगे, जैसे इस पे अपन ने फोर्स अप्लाई किया, तो फोर्स अप्लाई करने से क्या होगा, जो आयंस की लेयर है वो स्किप हो जाती है। आयंस की लेयर स्किप होने से क्या होगा, जो सिमिलर आयंस हैं, सिमिलर चार्ज है, वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाते हैं। ये वाली लेयर ऊपर वाली खिसकी, तो खिसकने से क्या, प्लस टू माइनस एक दूसरे के क्या हो गए, कॉन्टैक्ट में आ गए। और जब सेम चार्ज एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करने लग जाते हैं, और रिपेल करने से वो क्या होगा, स्किप हो जाता है, इजीली टूट जाता है। तो दिखने में वैसे हार्ड होते हैं, लेकिन थोड़ा सा फोर्स लगाते ही इजीली टूट जाते हैं, वो है ब्रिटल नेचर, वो ब्रिटल हो गया। सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट, क्योंकि लाइक डिजोल लाइक कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आयनिक नेचर के होते हैं और पोलर में डिजोल हो जाते हैं। इनका एक मेन फीचर जो पूछा जाता है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये पूछा जाता है हमसे कि आयनिक कंपाउंड की कंडक्टिविटी के बिहा पे उसकी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन कीजिए। तो आयनिक कंपाउंड या आयनिक सॉलिड की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो सॉलिड स्टेट में क्या रहते हैं, इन सॉलिड स्टेट में वो इंसुलेटर होते हैं। सॉलिड स्टेट में इंसुलेटर होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि सॉलिड स्टेट में उनके पास ना तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना फ्री आयंस होते हैं, क्योंकि कंडक्टिविटी के लिए या तो फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए या फ्री आयंस चाहिए। इस केस में सॉलिड स्टेट में ना उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है ना फ्री आयंस है, तो वो कंडक्टिविटी शो नहीं करेंगे। लेकिन मोल्टेन स्टेट में डिजोल्व करते हैं, मोल्टेन स्टेट मतलब डिजोल्व करते हैं किसी पोलर कंपाउंड में, सिंपल जैसे वाटर में उसको डिजोल्व किया तो उसके आयंस क्या होते हैं, फ्री हो जाते हैं, और इन्हीं फ्री आयंस की वजह से वो क्या करते हैं, कंडक्टिविटी शो करते हैं। तो जनरली आप इन वन वर्ड आप लिख सकते हैं, आयनिक कंपाउंड इज इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट वाइल दे आर शो कंडक्टिविटी इन मोल्टेन स्टेट ड्यू टू अवेलेबल ऑफ फ्री आयंस। सेकेंड पॉइंट है इसमें हमारे पास कोवेलेंट सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड या जेंट मॉलिक्यूल। इन मॉलिक्यूल्स को जेंट क्यों बोला जाता है, क्योंकि इन मॉलिक्यूल्स की जो साइज या अवेलेबल नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं वो मैक्सिमम होते हैं। तो इस अपोजिट टू आयनिक कंपाउंड वहाँ बना था, हमारे पास आयंस थे, अपोजिट चार्ज पार्टिकल्स जो एक्सचेंजिंग से बने थे। यहाँ पे कोवेलेंट सॉलिड में क्या होंगे, एटम्स से बनेंगे, और एटम्स के बीच में क्या होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी। और ये जनरली जो एटम्स होते हैं ये नॉन मेटेलिक पार्टिकल्स होते हैं। नॉन मेटल, क्योंकि शेयरिंग की जो टेंडेंसी होती है वो नॉन मेटल्स की होती है, मेटल्स की नहीं होती। तो जो नॉन मेटेलिक पार्टिकल्स हैं वो शेयरिंग से क्या बनाएंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। ऐसे जो कंपाउंड होते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड होंगे, इनका मेल्टिंग पॉइंट कंपेरेटिवली क्या होता है, आयनिक कंपाउंड के कंपेरेटिव इनका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है। लेकिन ये इसे आयनिक कंपाउंड से ऑपोजिट, ये दोनों सॉलिड और मोल्टेन स्टेट दोनों में ही क्या होते हैं, ये सॉलिड और मोल्टेन स्टेट दोनों में क्या होते हैं, नॉन कंडक्टर होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, क्योंकि इनके पास ना फ्री आयंस है ना फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शनल केस आ जाता है ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट कंडक्टर होता है, क्योंकि आपने पढ़ा है कि कार्बन के पास 4 फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं या वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ग्रेफाइट के केस में 4 में से 3 ही इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, शेयरिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन उसका क्या रह जाता है, फ्री रह जाता है। तो इस फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से वो क्या करता है, कंडक्टिविटी शो करता है। डायमंड, सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिका वगैरह इसके डिफरेंट अदर एग्जांपल्स हैं किसके, कोवेलेंट कंपाउंड्स के। देन नेक्स्ट हमारे पास आता है मेटेलिक सॉलिड। मेटेलिक सॉलिड कैसे बना है, मेटेलिक सॉलिड बना होता है किससे, मेटल से बना होता है। मेटेलिक सॉलिड मेटल से बना है। मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, मेटल एटम इनिशियली अपने ऑक्सीडेशन नंबर के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करता है, और इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर दिया उसने। अब सपोज ये आयनिक बॉन्ड बनना होता तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है किसी नॉन मेटल के थ्रू गेन कर लिए जाते, लेकिन मेटल यहाँ केवल मेटल मतलब मेटल एटम है, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रहेगी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का क्या बन जाता है, एक क्लाउड बन जाता है। जितने भी मेटल एटम्स होते हैं वो पहले अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देते हैं, और मेटल पे एक चार्ज आ गया। मेटल पे चार्ज आते ही ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है यहाँ पे इसको अपन मेटल एटम या कर्नेल बोलेंगे। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, इस इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, सी या क्लाउड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, सी या क्लाउड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब मेटल पे जब एक चार्ज आ गया और कर्नेल के ऊपर एक चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री हैं इनको अब किसी ने गेन नहीं किया,
ये दोनों के दोनों इम्बैलेंस हो गए। तो ये जितने भी मेटल आयंस होते हैं वो अपने आप को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड की तरह प्रोटेक्ट होंगे, और एक डेफिनेट नंबर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बीच में वो फंस जाते हैं, इम्बेडेड हो जाते हैं, इमर्ज्ड हो जाते हैं। और अब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इस मेटल आयन या कर्नेल के सराउंडिंग में क्या करते हैं, मूवमेंट करने लग जाते हैं। अब आप पूछोगे सर पहले भी तो इलेक्ट्रॉन्स इस मेटल एटम के सराउंडिंग में थे और अभी उसके सराउंडिंग में मूवमेंट कर रहे हैं, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ। तो बेटा डिफरेंस ये है कि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन एक डेफिनेट न्यूक्लियर जोन में है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के रेस्पेक्ट में एक डेफिनेट ऑर्बिट में मूवमेंट कर रहा है, जबकि यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाते हैं और उसके बाद वो सराउंडिंग मूवमेंट कर रहा है तो इस पर किसी टाइप का कोई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अप्लाई नहीं होता है। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स की कैटेगरी में आ जाते हैं, और इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी और हीट के क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। तो ये एक डिफरेंट टाइप की बॉन्डिंग है, जो ना शेयरिंग है, ना इधर शेयरिंग नॉर एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ना ये कोवलेंट नेचर का है ना आयनिक नेचर का बॉन्ड होता है। ये स्पेसिफिक बॉन्ड होता है जिसको मेटेलिक बॉन्ड बोलेंगे, जो केवल और केवल मेटल एटम के बीच में, मेटल एलिमेंट्स के बीच में मिलेगा अपने को। लास्ट हमारे पास आता है मोलिकुलर सॉलिड। तो मोलिकुलर सॉलिड है जिसमें मेटल एटम क्या होंगे, मोलिक्यूल्स होंगे। मेटल एटम क्या होंगे, मोलिक्यूल्स होंगे। तो हमने जनरली क्या पढ़ा, चार टाइप पढ़े हैं। पहले केस में ऑपोजिट चार्ज आयंस आ गए, सेकंड केस में एटम्स आ गए, थर्ड केस में मेटल एटम आ गए, और ये फोर्थ केस में क्या हमारे पास है, मोलिक्यूल आ रहा है। ये मोलिक्यूल भी हमने पढ़े हैं, मोलिक्यूल्स भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पढ़े हैं। बाय नेचर मोलिक्यूल्स होते हैं पोलर, नॉन पोलर और हाइड्रोजन बॉन्ड से बॉन्डेड। नॉन पोलर जो मोलिक्यूल होते हैं उनके बीच में क्या होता है, वीक वांडरवाल्स फोर्स होता है। वीक वांडरवाल्स फोर्स की प्रेजेंस की वजह से ये क्या होते हैं, नॉन पोलर सॉलिड कहलाते हैं, जिसमें ड्राई आइस मतलब सॉलिड CO2 या I2 या कार्बन टेट्राक्लोराइड का एग्जाम्पल इसमें दे सकते हैं, क्योंकि ये नॉन पोलर मोलिक्यूल थे। नॉन पोलर मोलिक्यूल एक दूसरे से क्या होते हैं, वीक वांडरवाल्स फोर्स से बॉन्डेड रहते हैं। पोलर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से क्या होते हैं, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन के थ्रू बॉन्डेड रहते हैं, और डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन उसमें सॉलिड HCl है, सॉलिड SO2 का एग्जांपल इसमें अपन दे सकते हैं। और लास्ट हमारे पास मॉलिक्यूल किसमें होंगे, हाइड्रोजन बॉन्डेड होंगे। और हाइड्रोजन बॉन्डेड क्या होंगे, जब हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली बॉन्डेड होता है नाइट्रोजन से, फ्लोरीन से या ऑक्सीजन से, तो वो जो मॉलिक्यूल होते हैं हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे। इस केस में उन मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है, एक एक्स्ट्रा बॉन्डिंग बन जाती है, और वो ये एक्स्ट्रा बॉन्डिंग बनेगी, जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में अपन बना देते हैं, आइस के बीच में अपन बना देते हैं, तो ये एक्स्ट्रा बॉन्डिंग है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाती है। और इस हाइड्रोजन बॉन्ड की जो टेंडेंसी होती है वो वांडरवाल्स फोर्स और डाइपोल डाइपोल फोर्स के कंपेरेटिवली क्या होती है, काफ़ी हाई होती है। तो इस टाइप से ये अपना पहली हेडिंग कंप्लीट हुई है। ये अपना एक सॉलिड स्टेट का इक्वेशन हमने कंप्लीट किया है। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड मेनली दो टाइप हो गई, क्रिस्टलाइन और एमोरफस। 7 पॉइंट्स को अपने डिफ्रेंशिएट किया, और फिर क्रिस्टलाइन सॉलिड को हमने फर्दर क्लासिफाइड किया एटम्स या उनके बीच में अवेलेबल अट्रैक्टिव फोर्स के अकॉर्डिंग 4 टाइप से। थैंक यू।